Dear aspirants, dear candidates, पीपीएससी लेक्चरशिप मैथमेटिक्स के पेपर्स को उठा के देखा जाए तो हमें पता लगता है कि हमारे पास 100 एमसीक्यूज आते हैं और उन 100 एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सिर्फ 120 मिनट्स होते हैं, 2 आवर्स, जो कि बहुत कम है। क्योंकि अगर हम एस्टिमेट करें तो एक एमसीक्यू को सॉल्व करने के लिए 72 सेकेंड्स हैं। दैट्स नॉट इनफ, बहुत कम टाइम है। ऐसे में हम कन्वेंशनल मेथड्स को नहीं यूज़ कर सकते, लॉन्ग मेथड्स जिसमें बड़े बड़े डेरिवेटिव्स निकाल रहे हैं या ग्रुप थ्योरी के बड़े बड़े फार्मूलाज लगा रहे हैं या पूरे पूरे कैली टेबल्स बना के ढूंढ रहे हैं कि फलां चीज़ का इन्वर्स किधर है या इस सेट के अंदर इसका ऑर्डर क्या है, इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे केस में हम लोग टाइम सेविंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारे पास सिर्फ 10 to 15 सेकेंड के अंदर हो जाती हैं। इससे हमारे पास टाइम बचता है और हमारे पास मैक्सिमम टाइम मिलता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को सॉल्व कर सकें। हेलो, माय नेम इज़ तैयबा ताहिर. I am working as a lecturer mathematics in higher education department. Today we would discuss some time saving techniques that would help us in solving the paper of lectureship mathematics PPSC. चलें स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से स्टार्ट करते हैं और ग्रुप की डेफिनेशन को पढ़ेंगे, कुछ थोड़े से कॉन्सेप्ट्स लेंगे, उसके बाद टेक्निक्स में आएंगे और एंड पे उनको पास्ट पेपर से रिलेट करेंगे कि वो कैसे पास्ट पेपर्स के साथ रिलेट करती हैं और क्या वो टेक्निक्स उन पे अप्लाई हो भी रही हैं कि नहीं। तो एक तरह से हमारे यहाँ पे पास्ट पेपर्स भी कवर हो रहे हैं। चलते हैं डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप की तरफ। डेफिनेशन कहती है, लेट जी बी अ सेट टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन usually called multiplication, that assigns each order pair AB of elements of G an element in G denoted by AB. यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन से मुराद क्लोज्ड होना है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। यानी कि अगर मैं एक सेट उठाती हूँ, उस सेट में से A उठाती हूँ और B उठाती हूँ, इन दोनों के ऊपर जब मैं ऑपरेशन अप्लाई करती हूँ तो जो हमारे पास रिजल्टेंट C आता है, अगर वो भी उसी ग्रुप के अंदर मौजूद होगा, इसका मतलब वो सेट क्लोज्ड है और वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, we say G is a group under this operation if the following three properties are satisfied. अब जो हम पढ़ेंगे वो नीचे 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक प्रॉपर्टी हम पहले पढ़ चुके हैं, क्लोजर वाली, बाइनरी ऑपरेशन वाली प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं। अब बाकी की 3 प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यहाँ पे हम ग्रुप पे ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का ले रहे हैं, यानी कि हमारे पास जो ए एलिमेंट और बी एलिमेंट है उनके दरमियान में जो ऑपरेशन इस्तेमाल हो रहा है वो मल्टीप्लिकेशन का है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मल्टीप्लिकेशन का हो, यहाँ एडिशन भी हो सकता है, स्टैरिक भी हो सकता है और अपने पास से भी ये कोई ऑपरेशन डिनोट कर सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग हम लोग ये वाला पढ़ रहे हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, द ऑपरेशन इज एसोसिएटिव एंड दैट इज ए बी ब्रैकेट इंटू सी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट बी सी। इसका मतलब ये है कि हम जब 3 एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पहले 2 को मल्टीप्लाई करके तीसरे के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दूसरे केस में पहले को अगले 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उन दोनों से रिजल्टेंट सेम आ रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। देयर इज एन एलिमेंट E called the identity in G such that A into E is equals to E into A is equals to A for all A in G. इससे मुराद ये है, जैसे कि हमारे पास सेट G है और G में मैं एक उठा लेती हूँ एलिमेंट A और एक एलिमेंट उठा लेती हूँ E। अब इन 2 एलिमेंट्स को जब मैं आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उन दोनों की मल्टीप्लिकेशन से A आ रहा है, चाहे मैं E को पहले रख रही हूँ या चाहे मैं A को पहले रख रही हूँ। इन एनी ऑफ द वे जब दोनों को मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो आंसर ए ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो ई एलिमेंट होगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, इनवर्सेस। फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर इज एन एलिमेंट बी इन जी कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें डेफिनेशन ऑफ अ ग्रुप क्लियर हो गई है। अब यहाँ से हम टेक्निक्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट टेक्निक है फाइंडिंग इफ द सेट फॉर्म्स ग्रुप और नॉट बाय यूजिंग कैली टेबल।
और उस पर ऑपरेशन यूज करेंगे एडिशन का, और हम चेक करते हैं कि क्या ये सेट ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं करता। तो चलें देखते हैं। हमारे पास एक सेट है C5 अंडर एडिशन। इसमें एलिमेंट्स होंगे 0, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि हम हर एक को इंडिविजुअली चेक करें कि क्या ये क्लोजर सेटिस्फाई कर रहा है, एसोसिएटिव कर रहा है, आइडेंटिटी है कि नहीं, इसमें इनवर्स है कि नहीं। एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड ये है कि हम इसका कैले टेबल फॉर्म कर लें और उस कैले टेबल को देखते हुए हम सारे रिजल्ट्स डिडक्ट कर लें कि कौन कौन सी चीज़ इसमें मौजूद है और कौन कौन सी नहीं है। अगर ये सेट कैले टेबल में सारी 4 कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा, इसका मतलब ये है कि ये सेट ग्रुप बन गया है। तो चलिए इसका कैले टेबल बनाते हैं और देखते हैं कि क्या ये ग्रुप फॉर्म करता है कि नहीं। Z5 अंडर एडिशन, इसके एलिमेंट्स लिखते हैं ऊपर 1, 2, 3, 4। इसी तरह नीचे लिखते हैं 0, 1, 2, 3 एंड 4। अब क्योंकि इसमें एडिशन का ऑपरेशन इन्वॉल्व हो रहा है तो इन सब एलिमेंट्स को दूसरे एलिमेंट्स के साथ हम ऐड करेंगे। जैसे 0, 0 को ऐड करने से 0 आएगा, 0 + 1 = 1, 0 + 2 = 2, 0 + 3 = 3, 0 + 4 = 4। नेक्स्ट 1 + 0 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3, 1 + 3 = 4, 1 + 4 = 5। लेकिन ये क्या, 5 तो इस सेट में मौजूद नहीं था, लेकिन यहाँ पे 5 आ गया। ऐसा कोई भी नंबर जो कि Z5 में मौजूद नहीं है या वो 5 से एक्सीड कर रहा है, उस नंबर को हम लोग उस पर हम मॉड अप्लाई करेंगे और उस नंबर का रिमाइंडर फाइंड करेंगे। जो रिमाइंडर मौजूद होगा वही उसी रिमाइंडर को यहाँ पे लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अब जिस तरीके से यहाँ पे 5 आ गया, अब हमारे पास ये वाला 5 है, इसी वाले 5 को भी हम कंसीडर करेंगे। ये वाला 5 है, इस पे हमने मॉड n अप्लाई करना है। यहाँ पे n क्या है, जो Zn था, और यहाँ पे n क्या था, वो 5 है। तो यहाँ पे हम मॉड 5 को अप्लाई करेंगे। अब मॉड 5 को अप्लाई करने का तरीका ये है कि एक 5 अंदर रहेगा, एक 5 बाहर रहेगा, और इन दोनों को माइनस करने से रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ 5 नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो इसका रिमाइंडर है वो लिखा जाएगा, जो कि 0 के इक्वल है। चलिए हम 0 लिख लेते हैं। इसी तरीके से बाकियों को भी सॉल्व करना है। यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट मैं एक और चीज भी दिखाना चाहती हूँ, एक बार वो हम देख लें, फिर हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, 2 + 3 5, 2 + 4 6। अब जिस तरीके से पहले 5 इधर आया था, तो 5 के साथ 5 का मॉड लेके हमने रिमाइंडर निकाला और रिमाइंडर हमारे पास 0 आ रहा था। तो यहाँ पे भी हम रिमाइंडर निकाल चुके हैं पहले, जो कि 0 था, तो हम यहाँ पे 0 लिख देते हैं। अब नेक्स्ट है 6। अब 6 भी वैसा ही है, 6 तो इस सेट से बिलोंग ही नहीं करता। तो अब क्या करेंगे, 6 मॉड n लेंगे। यहाँ पे n किसके इक्वल था, 5 के इक्वल था। इसका मतलब 6 मॉड 5 लेना है हमने। अच्छा, अब ये है 6 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा, 5 1 ज़ा 5, और इसका रिमाइंडर क्या आ गया, इसका रिमाइंडर आ रहा है 1। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आ जाएगा 1। हम यहाँ पे 1 लिख देते हैं।
इसी तरीके से नेक्स्ट को भी करना है। नेक्स्ट में है 3 4, यहाँ 5 आ रहा था वो 0 हो जाएगा, यहाँ 6 आ रहा था 1 हो जाएगा, यहाँ 7 आ रहा था 2 हो जाएगा। रिमाइंडर 4 0 1 2 3। ठीक है, अब हमने कैले टेबल फॉर्म कर लिया। अब आहिस्ता आहिस्ता हम हर प्रॉपर्टी को देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, दो एलिमेंट को ले लिया, कोई से भी दो एलिमेंट को ले लिया, जिस तरीके से 1 और 3 को ले लिया, 2 को ले लिया, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा था, 3 आ रहा था, और 3 बिलोंग करता है Z5 से। इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है कि दो एलिमेंट्स ग्रुप के जब उन पे ऑपरेशन लगाया जा रहा है तो तीसरा एलिमेंट आ रहा है और वो एलिमेंट भी ग्रुप से बिलोंग करता है। यहाँ पे हमने दो एलिमेंट 1 और 2 लिया जो ग्रुप के अंदर थे, उनको जब ऐड किया 3 आया और 3 भी ग्रुप के अंदर मौजूद था, तो यहाँ से क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। नेक्स्ट हम लोगों ने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फाइंड करनी है। एज आई टोल्ड कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, ए बी एंड सी में 3 एलिमेंट्स ले रही हूँ, यहाँ पे भी मैं ए बी एंड सी 3 एलिमेंट्स ले रही हूँ। अगर मैं इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करती हूँ ए बी को, और उसके बाद मैं सी से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो हमारे पास कोई एक वैल्यू आएगी। और इसी तरह अगर मैं ए को मल्टीप्लाई करती हूँ बी सी से, उससे भी कोई वैल्यू आएगी। और अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो रही है तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। कैले टेबल से भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई से भी 3 एलिमेंट्स हम उठा लें अगर, और उनको आपस में मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास क्या चीज आएगी, हमारे पास दोनों वैल्यूज, ये जो हमने लेफ्ट में मेंशन की है और जो राइट में मेंशन की है, ये दोनों जो है हमारे पास इक्वल आ जाएंगे। तो ये बेशक आप करके देख लें। तीसरी प्रॉपर्टी हमने आइडेंटिटी की पढ़ी थी। यहाँ पे आइडेंटिटी हमारे पास 0 है, तो यहाँ पे भी फर्स्ट रो में भी 0 आ रहा है, दूसरे रो में भी 0 है, तीसरी रो में भी 0 है, चौथी रो में भी 0 है, पांचवी रो में भी 0 है। इसका मतलब इसमें हर एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी मौजूद है। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं कि इनवर्स किस तरीके से फाइंड करना है। इनवर्स की डेफिनेशन ये है कि अगर दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनको आपस में ऐड करने से आइडेंटिटी आ रही है, तो इसका मतलब ये है ए जो है वो बी का इनवर्स होगा या बी जो है वो ए का इनवर्स होगा। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं 1 के लिए। अब मैं चेक करना चाहती हूँ कि 1 का इनवर्स क्या है। 1 को चेक करते हैं कि 1 के साथ हमने किसको ऐड किया था तो हमारे पास 0 आया था। यहाँ हमने 1 को 4 के साथ ऐड किया था तो 0 आया था। इसका मतलब 4 यहाँ पे इनवर्स है 1 का। अब 2 का इनवर्स फाइंड करते हैं। 2 को हमने किस चीज के साथ ऐड किया था कि हमारे पास 0 आया था। 2 को हमने 3 के साथ ऐड करने से हमारे पास 0 आया था। इसी तरीके से 3 उठाते हैं। 3 को हमने किस चीज के साथ ऐड किया था तो 0 आया था। 3 को हमने 2 के साथ ऐड किया तो 0 आया था। इसी तरह हम सारों को फाइंड करेंगे और हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पे इनवर्स भी मौजूद है। तो आज हमने कैले टेबल के जरिए सीखा कि हम लोग किस तरीके से क्लोजर फाइंड करते हैं, एसोसिएटिविटी, इनवर्स और आइडेंटिटी फाइंड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई एक चीज भी मौजूद ना हो, यानी कि कहीं पे आइडेंटिटी नहीं एग्जिस्ट कर रही, कहीं पे इनवर्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा, या कहीं पे क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं सेटिस्फाई हो रही, अगर कोई भी एक कंडीशन या एसोसिएटिविटी भी, अगर कोई भी एक कंडीशन मिस होती है, इसका मतलब कि ये सेट ग्रुप नहीं फॉर्म करेगा। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें तो ये चारों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, हेंस दिस फॉर्म अ ग्रुप। अच्छा, Z5 का तो हमने कैले टेबल बना लिया और हमने चेक कर लिया। क्लोजर फाइंड करना आसान था, एसोसिएटिविटी फाइंड करना आसान था, आइडेंटिटी का तो हमें हमेशा पता होगा कि वो 0 ही होगी। लेकिन इनवर्स फाइंड करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं था। इन केस अगर हमारे पास बहुत बड़ा नंबर आ जाए, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ जाता है Z40 या Z95 या Z150, इस तरह का कोई नंबर आ जाता है, उस केस में क्या आप पूरा कैले टेबल ड्रॉ करेंगे? अगर आप पूरा कैले टेबल ड्रॉ करेंगे उसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा, इट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, जबकि हमें अपना टाइम सेव करना है। अब हम टेक्निक 2 पढ़ेंगे जिसमें Z mod n का इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करेंगे। याद रहे यहाँ Z mod n अंडर एडिशन कंसीडर किया जा रहा है। Z
Z mod 55 है अंडर एडिशन, और इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो कि 55 से छोटे हैं, यानी 54 तक मौजूद हैं। और हमें कहें कि आपने फाइंड करना है इनवर्स इसमें से किसी एक एलिमेंट का। फॉर एग्जाम्पल मुझे कहते हैं कि आप मुझे बताएं कि जो एलिमेंट नंबर 23 है, आप बताएं कि उसका इनवर्स क्या है। तो ऐसे तो नहीं करेंगे कि आप 23 लेंगे, उसके बाद जो है फिर उसको पूरे कैले टेबल के साथ जो है मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जीरो से सॉरी ऐड करके देखेंगे 0 से लेके 54 तक, फिर बीच में कोई एक नंबर आएगा जिसके साथ आप ऐड करेंगे तो आंसर 0 आ रहा होगा, और आप कहेंगे कि वो वाला जो नंबर है वो इसका इनवर्स है। ऐसे नहीं करना। इसको करने का तरीका ये होता है कि आपने एक फॉर्मूला यूज करना है, और वो फॉर्मूला है n माइनस के। यहाँ पे n डिनोट कर रहा है zn को, यानी कि जो आपने यहाँ पे 55 लिया हुआ है, और k डोनेट कर रहा है उस नंबर को जिसका आप इनवर्स फाइंड करना चाहते हैं। इसको माइनस कर देना है 23 से, तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है 32। इसका मतलब ये है कि 23 का इनवर्स 32 है। देखें कितना सिंपल फॉर्मूला था। इस फॉर्मूला को लगाया और 10 सेकंड में भी नहीं हुए और हमने इसका जो है इनवर्स फाइंड कर लिया। अब इसको जो है क्रॉस मैच करके भी देख लेते हैं कि क्या 23 वाकई में 32 का इनवर्स है भी कि नहीं। इनवर्स के लिए हमने क्या चीज़ पढ़ी थी, इनवर्स किस तरीके से फाइंड किया जाता है। हमारे पास दो नंबर्स हैं a एंड b, जब दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आता है। अब यहाँ पे हमें 23 का फाइंड करना था। 23 को जब मैं ऐड कर रही हूँ 32 के साथ, तो हमारे पास 55 आ रहा है, और 55 का मॉड 55 किसके इक्वल होता है, इसका रिमाइंडर क्या आता है, इसका रिमाइंडर 0 के इक्वल आता है। इसका मतलब ये है कि 23 का इनवर्स 32 ही है। और कितने आसानी से ये हो गया देख लें। हेंस हमें एक बहुत छोटी सी और बहुत प्यारी सी टेक्निक मिल गई है जिसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट का इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, बशर्त ये कि वो हमारे पास उस पर ऑपरेशन एडिशन का अप्लाई होना चाहिए और वो ZN कैटेगरी को या ZN ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। नेक्स्ट एमसीक्यूज में हम ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम यूनिटरी ग्रुप का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं। छोटे एलिमेंट्स के लिए तो उसका ऑर्डर फाइंड करना आसान है, लेकिन जैसे ही बड़े एलिमेंट्स आते हैं तो वो चीज़ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। तो चले चेक करते हैं। पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि यूनिटरी ग्रुप्स कौन से होते हैं। इसे UN की फॉर्म में लिखा जाता है, और इसमें वो सारे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जिसका जब हम n के साथ GCD लेते हैं वो 1 के इक्वल आता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे U8 ले लेती हूँ, U8, और मैं चेक करना चाहती हूँ कि इसमें कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। तो 8 से छोटे जितने भी एलिमेंट्स हैं मुझे उनका GCD चेक करना पड़ेगा 8 के साथ। लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स उठा लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे n की जगह हम 8 लिखेंगे। सबसे पहले हम GCD लेते हैं इसका 1 के साथ, तो क्या आएगा 8 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ आएगा, 1 8 8 रिमाइंडर 0, तो इसका GCD क्या आया 1 आ गया। नेक्स्ट हम एलिमेंट उठाते हैं 2 को, GCD 8 इंटू 2,
8 अंदर 2 बाहर, 2 4 ज़ार 8 आ गया और रिमाइंडर 0 है। इसका जीसीडी है 2, लेकिन हमने तो सिर्फ वही वाले कंसीडर करने हैं जिनका जीसीडी 1 आ रहा है। जिस तरीके से 1 का 1 आया है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे, लेकिन 2 को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट मूव करते हैं, 1 हो गया, 2 को नहीं लिखना। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं 3 की तरफ। 3 2 ज़ार 6, नीचे बचा 2, यहाँ से हमने लिया 3, 2 1 ज़ार 2, पीछे बच गया 1, यहाँ आया 2, 1 2 ज़ार 2 और रिमाइंडर बच गया 0। इसका मतलब ये है कि 3 का जीसीडी भी 1 के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब U8 के सेट में 3 भी मौजूद होगा। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं 4 की तरफ। 8 अंदर 4 बाहर, 4 2 ज़ार 8, 0 बचा रिमाइंडर। इसका जीसीडी आ रहा है 4 के इक्वल। इसका मतलब ये एलिमेंट इस सेट में मौजूद नहीं होगा। नेक्स्ट लेते हैं 5 को। 8 और 5 का जीसीडी लिया, 8 अंदर 5 बाहर, 5 1 ज़ार 5, पीछे रह गया 3, यहाँ से 5 उठाया, 3 1 ज़ार 3, पीछे बच गया 2, यहाँ से 3 उठाया, मैं इधर लिख देती हूँ इसे, 2 1 ज़ार 2, यहाँ से 2 लिया, 1 2 ज़ार 2 और ये चीज 0 हो गई, यहाँ से रिमाइंडर 0 हो गया और ये चीज हमारे पास जीसीडी 1 की इक्वल आ गई। इसका मतलब 5 भी इस सेट में मौजूद होगा। अगर इसी तरीके से मजीद जीसीडी फाइंड करके देखा जाए तो 6 मौजूद नहीं होगा और 7 मौजूद होगा। हमें चेक करना है कि इस ग्रुप का ऑर्डर क्या है। जैसे कि ऑर्डर नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कहते हैं कि किस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं। यानी कि U8 में हमारे पास 4 एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 4 होगा। बात समझ में आती है? व्हाट अबाउट U49 या फिर U54? अब अगर आपको U54 का ऑर्डर फाइंड करने के लिए कह दिया जाए तो आप किस तरीके से U54 का ऑर्डर फाइंड करेंगे? क्या आप हर एक एलिमेंट के साथ जीसीडी लेंगे और चेक करेंगे कि जिसके साथ 1 आएगा उसको ग्रुप में ऐड कर देंगे, उस सेट में ऐड कर देंगे, और जिसका 1 नहीं आ रहा होगा उसमें से उस एलिमेंट को रिमूव करते रहेंगे? नहीं, हमने इस तरीके से नहीं करना, हमारा टाइम वेस्ट होगा। बल्कि हम लोग एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलें देखते हैं वो फॉर्मूला। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एलिमेंट है UN, हम उसका ऑर्डर फाइंड करना चाहते हैं, तो वो इक्वल होगा, पहले हम n को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर उसमें कोई प्राइम नंबर मौजूद होगा तो इसको 1 माइनस 1 बाई पी की फॉर्म में लिखेंगे। इसके अलावा भी कोई प्राइम मौजूद होगा तो इसे 1 माइनस 1 बाई क्यू की फॉर्म में लिखेंगे, एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो है U8 को लेते हैं, U8, यहाँ पे आ गया 8, 1 माइनस 1 बाय, क्या 2 में कोई प्राइम नंबर मौजूद है? तो चेक करते हैं, 2 पावर 3 की फॉर्म में है, तो यहाँ पे हम लोग 2 को लिख देंगे। यहाँ पे 2 के अलावा कोई और प्राइम नहीं है। अगर यहाँ पे 5 होता मौजूद, ये 7 पावर 4 होता, या फिर ऐसा कोई नंबर भी मौजूद होता, तो हम यहाँ पे q की जगह 5 लिख देते, और इसके अलावा भी जो है नेक्स्ट हम एक कॉलम बना के 1 माइनस 1 बाई 7 भी लिख देते। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई और एलिमेंट मौजूद नहीं था जो कि प्राइम नंबर हो, तो सिर्फ हमारे पास 2 था तो हमने लिख दिया। अब चेक करते हैं कि इसका ऑर्डर क्या शो करते हैं।
ये आएगा 1/2 that is equals to 4. Hence it says that the order of U8 would be 4. इस फॉर्मूला से पता लग गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा एक एक्सट्रीम सा नंबर उठाते हैं और उसको चेक करते हैं कि उसका क्या ये ऑर्डर बताता है। हमने ले लिया है U30 और हमने चेक करना है कि इसका ऑर्डर क्या है। हमें पता है कि n30 के इक्वल है। हमने बाकी चीजें चेक करनी है कि जिसमें प्राइम्स हैं वो कितने हैं। हाँ, तो चेक करते हैं। 30 का एलसीएम लेके देखते हैं ताकि हम इसके प्राइम्स निकाल सकें। 2 × 15 30 आता है, 5 3s are 15 and 3 1s are 3। अब यहाँ पे 3 प्राइम्स मौजूद हैं, 2 3 and 5। अब यहाँ पे हमने 1/p लिखा था, 1/q लिखा था, क्योंकि तीसरा प्राइम भी आ गया है तो 1/r भी लिख देंगे और हम ऑर्डर फाइंड करते हैं U30 का। यहाँ पे n है 30, 1 माइनस 1/p क्या है 2, 1 माइनस 1/q क्या है 3 और नेक्स्ट टर्म भी लिख लेते हैं 1 माइनस 1/5 की फॉर्म में। ये बनेगा 30, 1/2, 2/3, 4/5। सिंप्लीफाई करते हैं इसे सिंप्लीफाई करने से आ जाएगा 10 × 4 डिवाइडेड बाय 5, इससे आ जाएगा 2 × 4 जो कि इक्वल है 8 के। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो यूनिटरी ग्रुप 30 है इसका ऑर्डर 8 होगा। अब हमें कितना टाइम लग जाना था पिछले मेथड से फाइंड करते हुए, लेकिन एक फॉर्मूला जो कि हमें पता था, जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको इस्तेमाल किया हमने और अपना टाइम सेव किया और ये वाला एमसीक्यूज भी हमारा हो गया। अच्छा, ये बात भी अपने माइंड में आप रखें कि ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ UN के लिए था। इस फॉर्मूले को आप किसी और चीज के लिए इस्तेमाल ना कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम मूव करते हैं जनरेटर्स फाइंड करने की तरफ। जनरेटर्स क्या होते हैं? जब भी हमारे पास कोई सेट होता है उसमें बहुत सारे एलिमेंट होते हैं और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जिससे पूरा का पूरा ग्रुप जनरेट हो जाता है। उन एलिमेंट्स को जनरेटर्स कहते हैं। अब हम फाइंड करेंगे कि ZN के जनरेटर्स को किस तरीके से फाइंड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जिस तरीके से मैंने Z5 लिया था पहले, उसी तरह से मैं Z5 ले लेती हूँ, बट हेयर आई एम टेकिंग इट अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो फिर 0 कंसिडर नहीं होगा। 1 2 3 and 4। अब यहाँ पे जनरेटर्स कैसे फाइंड किए जाते हैं? जनरेटर फाइंड करने का वही वाला फॉर्मूला है। आपको GCD लगाना है और जो ग्रुप है N, उसमें जो एलिमेंट है जिसको आप देखना चाहते हैं कि वो जनरेटर बनेगा कि नहीं, जब उन दोनों का आपस में GCD लिया जाता है, अगर वो 1 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एलिमेंट उस ग्रुप का जनरेटर होगा। अब पिछला वाला फॉर्मूला हमने किस लिए पढ़ा था? यूनिटरी ग्रुप्स फाइंड करने के लिए पढ़ा था कि उसका ऑर्डर कितना होता है। लेकिन वो फॉर्मूला हम यहाँ पे भी लगा सकते हैं। किस तरीके से? वहां पे भी GCD इन्वॉल्व था, यहाँ पे भी GCD इन्वॉल्व है। वहां पे हमने ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप फाइंड करना था, लेकिन यहाँ पे हमने जनरेटर फाइंड करना है। वहां पे हमने UN को पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हम ZN को पढ़ रहे हैं। तो ZN को फाइंड करने के लिए जब भी हम उसका जनरेटर फाइंड करेंगे तो हम वही वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं कि जो हमने पहले लगाया। तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ जनरेटर्स of ZN would be equals to N 1 minus
1/p 1/q, और जितने प्राइम होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे, उसके अकॉर्डिंग आप जो हैं कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोगों ने जनरेटर्स फाइंड करने का फॉर्मूला भी देख लिया। इसी तरह जब हमारी प्रॉपर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो हम पढ़ेंगे कि यूनिटरी ग्रुप्स में क्या डिफरेंस है और जी मॉड एन में क्या डिफरेंस है अंडर मल्टीप्लिकेशन। इसके अलावा हम डीहेड्रल ग्रुप्स के जनरेटर्स कैसे फाइंड करते हैं, उनके इनर प्रोडक्ट्स किस तरीके से फाइंड करते हैं, उनकी इतनी खूबसूरत खूबसूरत ट्रिक्स हैं, इतने शॉर्ट ब्यूटीफुल फार्मूलाज हैं जो कि लाइक हर बंदे को नहीं पता होती। आई वॉज स्टूडेंट ऑफ प्योर मैथमेटिक्स। हमें टीचर्स इतने अच्छे मिल गए थे प्योर मैथमेटिक्स के कि उन्होंने डेप्थ में हमें इस चीज़ का नॉलेज दिया और ऐसे ऐसे फार्मूलाज बताए जो कि अप्लाइड के बच्चों को नहीं बताते। और मेरे पीपीएससी क्लियर करने की एक वजह ये भी थी कि मैंने इन फार्मूलाज को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ था। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूलाज हैं, जिस तरह परम्यूटेशन में हम आर साइकिल्स को कैसे फाइंड करते हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन एक छोटा सा फार्मूला सारा काम आसान कर देता है। इसी तरह डीहाइड्रल ग्रुप्स के जनरेटर्स को कैसे फाइंड किया जा सकता है, एक स्टेप का काम है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट इन फार्मूलाज को हम सीखेंगे और इनको अंडरस्टैंड करेंगे, देन वी आर गुड टू गो। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो हमारी क्लासेस होंगी उनमें हम हर चीज़ को कवर करेंगे। और ये अलजबरा की या रिंग थ्योरी की कह लें या ग्रुप थ्योरी की छोटी सी एप्लीकेशंस थी। इसके अलावा जो ग्रुप्स होते हैं वो कब साइक्लिक होते हैं, साइक्लिक ग्रुप्स कब एबिलियन होते हैं, एबिलियंस कब नॉर्मल होते हैं, नॉर्मल्स कब कर्नल्स होते हैं, कर्नल्स कब करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं लाइक ऑटोमॉर्फिज्म्स, होमोमॉर्फिज्म्स, परम्यूटेशंस में जिस तरह के अल्टरनेटिव ग्रुप्स जो होते हैं ए एन, अगर n ग्रेटर देन एन इक्वल टू 3 होगा वो एबिलियन होंगे नहीं होंगे, वो सिंपल होंगे नहीं होंगे, उनके ऑर्डर्स क्या होंगे, किस तरीके से वो कहाँ पे बिहेव करते हैं। तो ये छोटे छोटे रिजल्ट्स हैं जो कि जब हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे प्रॉपर उनमें डिस्कस करेंगे हर चीज़। नेक्स्ट टेक्निक में हम ऐसा मेथड पढ़ेंगे जिसके ज़रिए हम इंटीरियर पॉइंट आसानी से फाइंड कर सकते हैं और इसमें हमें 30 सेकंड्स भी नहीं लगेंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं टोपोलॉजी की तरफ। डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर को देखते हैं। डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर कहती है लेट ए बी अ सबसेट ऑफ अ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स। हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है एक्स, उसका एक सबसेट है जिसका नाम है ए। A point P belongs to A is called interior point of A if P belongs to an open set G contains in A such that P belongs to G that is contains in A where G is open. अच्छा, अब ये जो डेफिनेशन है मुश्किल नहीं है, इसके ज़रिए आप इंटीरियर पॉइंट्स को फाइंड करेंगे, मुश्किल नहीं है, आसान ही है। लेकिन इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने क्या एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स दे दी है, फिर उसमें उन्होंने कह दिया कि एक सेट ए होगा, फिर उसने कहा कि उस सेट ए के अंदर एक पॉइंट होगा। अब वो पॉइंट जो है ना इंटीरियर पॉइंट होगा अगर टोपोलॉजिकल स्पेस जो कि हमारी टोपोलॉजिकल स्पेस होगी वहां पे हमारे पास एक ओपन सेट या जितने भी ओपन सेट एग्जिस्ट करते हैं पी उनका हिस्सा है, और वो जो है वो जो ओपन सेट है वो कंटेन करता है सेट ए के अंदर। तो यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। ठीक है, हम एक सेट ऐसा फाइंड कर लेंगे, दूसरा सेट इस तरीके से फाइंड कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग हो जाएगा। अब हम यहाँ पे यहीं से थोड़ा सा आगे एक रिजल्ट इन्होंने प्रपोजिशन दिया हुआ है जो कि प्रपोजिशन कहती है द इंटीरियर ऑफ सेट इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स ऑफ इट। कितनी खूबसूरत सी बात कर दी, कितनी छोटी सी बात की है जो कि बंदे को समझ में भी आ जाती है। अब हम इन दोनों को अप्लाई करते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, चले बढ़ते हैं। हम एक टोपोलॉजिकल स्पेस ले लेते हैं, मेंशन करते हैं टॉ के नेम से, और ये टोपोलॉजिकल स्पेस सारे इसमें जितने भी सेट्स मौजूद हैं वो सारे ओपन हैं। एक्स फाई, एक्स एंड फाई जो कि हमेशा एज ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, ए सी डी ए सी डी, छूटता है बी सी
सी डी हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस आ गई है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ओपन सेट्स मौजूद हैं। एक्स है, फाई है, ए है, सी डी है, ए सी डी और बी सी डी ई है। अब जो इंटीरियर पॉइंट्स की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि P जो है वो A से बिलोंग करता है। पहले डेफिनेशन ने ये बात की। फिर कह रहे हैं कि P बिलोंग्स टू G दैट इज कंटेन्ड इन A। अब मैं एक एलिमेंट ढूंढ लेती हूँ पहले कि वो ए से बिलोंग करना चाहिए। ए को भी हम ले लेते हैं। ए का होना जरूरी है, उसके अलावा कैसे होगा काम। बी सी डी। ओके, नाउ मैंने एक पॉइंट भी उठा लिया बी जो कि बिलोंग करता है ए से। अच्छा, अब उसको जी में भी कंटेन करना चाहिए, जो ओपन सेट है वो जी में होना चाहिए। अब यहाँ पे बी जो है वो कंटेन किस में कर रहा है, एक्स में भी कर रहा है और बी कंटेन कर रहा है, इसमें कर रहा है और इसमें भी कर रहा है ना। लेकिन लेकिन ना ये कंटेन करता है ए के अंदर एक्स और ना ही ये कंटेन करता है एक्स के अंदर। तो हो गया ना हमारा टाइम वेस्ट। अब मैंने पहले बी के लिए फाइंड किया, फिर मैं सी के लिए फाइंड करूंगी, फिर मैं डी के लिए फाइंड करूंगी, मेरा कितना ज्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो इस टाइम वेस्ट से बचने का तरीका ये है कि जो हमने दूसरी प्रपोजिशन पढ़ी है हम उसका सहारा लें। और वो प्रपोजिशन क्या थी, द इंटीरियर ऑफ अ सेट ए इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ ए। अब हमने इसमें सिंपल क्या करना है, सिर्फ टोपोलॉजिकल सेट में हमने सिर्फ ओपन सबसेट्स देख लेने हैं ए के। ऐसे सेट्स जो या तो ए से छोटे हों या ए के इक्वल हों और उसमें ए के ही एलिमेंट मौजूद हों। अब हम चेक करते हैं बी सी डी किस किस में है। यानी कि वो ए के इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। अब एक्स बड़ा है हम नहीं कंसिडर करें, फाई नहीं कंसिडर करें, स्मॉल ए नहीं कंसिडर करें। अब सी डी जो है वो एक ओपन सेट है जो कि कंटेन करता है ए के अंदर। मेक सेंस। ये है, ये ए में कंटेन नहीं करता, ये भी ए में कंटेन नहीं करता। तो हमारे पास आसानी से दो इंटीरियर पॉइंट्स आ गए, 15 सेकेंड्स भी नहीं लगे। और अगर हम वो वाला मेथड यूज करते कम से कम हमारे 3 to 4 मिनट्स वेस्ट हो जाने थे। तो हमने एक बहुत अच्छी प्रपोजिशन को पकड़ा और उसका इस्तेमाल किया, उसे यूटिलाइज किया। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं टोपोलॉजिकल स्पेस की तरफ, जो कि हमने पढ़ी है टी नॉट, टी वन, टी टू, इस तरह की टोपोलॉजिकल स्पेस का जहाँ पे जिक्र होता है तो उनके साथ कैसे डील करना है। अच्छा, पीपीएससी में क्वेश्चन आ जाता है कि क्या टी वन बड़ी है या टी टू बड़ी है, या टी थ्री बड़ी है या टी वन बड़ी है, या कोल्मोगोरफ स्पेस कौन सी होती है, या हॉस्टॉक स्पेस किस स्पेस को कहते हैं, कौन सी स्पेस को फाइनाइट हो जाती है। इस तरह की चीज़ें, इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो हम एक अभी डायग्राम बनाते हैं, उसकी हेल्प से हम एक कॉन्सेप्ट गेन करेंगे और हमें चीज़ों को रट्टे लगा के याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो क्या कॉन्सेप्ट है देखते हैं। ये हमारे पास है कोल्मोगोरोव स्पेस और इस स्पेस को टी नॉट भी कहते हैं। अब कोल्मोगोरोव स्पेस क्या है या टी थ्री स्पेस क्या है या 3t/2 स्पेस क्या है, इसके बारे में हम क्लासेस में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल जो मैं कॉन्सेप्ट देना चाह रही हूँ आप उसको अंडरस्टैंड करना। इसके बाद जब हम कोल्मोगोरोव स्पेस पे या टी नॉट स्पेस पे कुछ कंडीशंस इसमें और ऐड कर देते हैं, यानी हम कहते हैं कि ये कोल्मोगोरोव स्पेस भी होगी लेकिन इसमें एक प्रॉपर्टी और ऐड कर देते हैं, जब ऐसे होता है तो वो टी वन स्पेस बन जाती है। तो टी वन स्पेस को हम फ्रेटेड स्पेस भी बोलते हैं। अब इस फ्रेटेड स्पेस के अंदर जब हम एक और प्रॉपर्टी को ऐड कर देते हैं तो हम कहते हैं कि ये टी टू स्पेस बन गई है, और टी टू स्पेस को हाउसडॉग स्पेस भी कहते हैं। और फिर इसी तरह हमारे पास आ जाती है टी टू स्पेस, फिर उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड हो जाएं, फिर आ जाती है 3t/2 स्पेस, फिर 3/2 स्पेस उससे छोटी होती है और फिर मैट्रिक्स स्पेस उससे भी छोटी होती है।
अब अगर आप इस फिगर की तरफ देखें तो पीपीएससी में कभी कभार इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि क्या T3 स्पेस मैट्रिक्स स्पेस भी है, जबकि ऐसा नहीं है। टी T3 स्पेस बड़ी है, जब उसकी हम प्रॉपर्टीज में कुछ और ऐड करते हैं तब वो मैट्रिक स्पेस बनती है। लेकिन हम मैट्रिक स्पेस को कह सकते हैं कि वो T3 स्पेस है, लेकिन T3 स्पेस मैट्रिक स्पेस नहीं हो सकती। इसी तरह T1 स्पेस T0 स्पेस हो सकती है, लेकिन T0 स्पेस T1 नहीं हो सकती है। एंड सिमिलरली T2 एंड T3 एंड T4, यानी कि जो बड़ी वाली है वो छोटी नहीं हो सकती, लेकिन छोटी वाली बड़ी हो सकती है। अब देखें जरा, ये पूरे एक चैप्टर का निचोड़ है और हमने छोटी सी एक जगह पे इसको मेंशन कर दिया और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए और रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। जो टोपोलॉजी है वो ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बंदा इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेटेजी के साथ करे तो वो पूरा का पूरा 2 से 3 पेजेस के अंदर कवर हो जाता है। कैसे? आपने पढ़ी कोफाइनाइट स्पेस, आपने पढ़ी डिस्क्रीट स्पेस, आपने पढ़ी इनडिस्क्रीट स्पेस, आपने पढ़ी यूजुअल टोपोलॉजी या फिर स्पेसेस या टोपोलॉजी, ठीक है। अब होता ये है कि अब आगे हम पढ़ते हैं फर्स्ट काउंटेबल कौन सी है कौन सी नहीं है, सेकंड काउंटेबल कौन सी है नहीं है, सेपरेबल कौन सी है, कॉम्पैक्ट कौन सी है, डेंस क्या इनमें से कौन सी है कि नहीं है, एक्यूमुलेशन पॉइंट्स किन के क्या क्या होते हैं, क्लोजर किसका क्या क्या होता है। ये सारी बातें जो हैं कि इतने ज़्यादा टोपोलॉजिकल स्पेस में इतने ज़्यादा चैप्टर्स बनाए हुए हैं और इनको इतना ज़्यादा बड़ा कर दिया, जबकि ये बातें सिर्फ एक टेबल की हैं। और इंशाल्लाह मैं वो टेबल आपके साथ मिलके बनाऊंगी जब हमारी क्लासेस होंगी। यू वुड बी सरप्राइज्ड कि कितनी चीज़ें आसान है, कितनी मुश्किल लगती हैं। और यही स्ट्रेटेजी होती है जो कि डिफरेंशिएट करती है उस बंदे को जो कि किताबों को खोल खोल के पढ़ रहा था और एक बंदा जो कि हर चीज़ को एक जगह पे कन्फाइन कर देता है। मैं इसीलिए स्ट्रेस देती हूँ कि नोट्स मेकिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। आपको मैं अपने कुछ नोट्स भी दिखाऊंगी जिसमें मैंने ऐसे ऐसे टेबल्स बनाए हुए हैं कि अगर वो कहीं पे कोई चीज़ को सेटिस्फाई कर रहा है तो मैंने वहाँ पे ग्रीन कलर किया हुआ है, कहीं पे मैंने रेड कलर किया हुआ है। बंदा हैरान हो जाता है कि क्या यहाँ पे ये चीज़ भी हम कर सकते थे और क्या ये चीज़ इतनी आसान थी। ये मैं फंक्शनल की बात कर रही हूँ और जो पिछले टेबल वाली मैंने बात की है वो टोपोलॉजिकल स्पेसेस की थी। अभी जो मैंने टोपोलॉजिकल स्पेसेस के क्वेश्चन डिस्कस किए ये आए हुए हैं पास्ट पेपर में, 2015 में आए हुए हैं, 2011 में आए हुए हैं, 2017 में भी आए हुए हैं। इस तरह की बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं कि इंशाल्लाह हम अपकमिंग डेज में डिस्कस करेंगे। सो आई वुड से कि बस आप लोग मोटिवेटेड रहें, डेडिकेटेड रहें एंड डिसिप्लिन्ड रहें। यही 3 चीज़ें हैं जो कि आपको सक्सेसफुल बनाएंगी। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।